हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 24 अगस्त के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इज समथिंग अबाउट के बिहार में अपोजिशन पार्टी हो या रूलिंग पार्टी हो, चाहे बीजेपी के लोग हो, सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि वहां पर कास्ट सेंसस होना चाहिए। और इन सभी ने ग्रुप बनाया, मतलब बिहार के चीफ मिनिस्टर भी थे नीतीश कुमार, और अपोजिशन में जो है बिहार में आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव, और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज, अदर पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इंक्लूडिंग बीजेपी भी। वो सब प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने गए और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मीटिंग करी, और उन्होंने बताया कि कास्ट सेंसस होनी चाहिए इन द स्टेट ऑफ बिहार, क्योंकि लास्ट जो सेंसस हुई थी वो लास्ट हुई थी 1930 में। 1930 में लास्ट सेंसस हुई थी, और 1930 के बेसिस पर हम लोग रिजर्वेशन देते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं। और स्टैटिक्स हमें पता होना चाहिए कितनी इंडिया में कास्ट है, ओबीसी की कास्ट कितनी है, ये सब की चीज पता होना चाहिए हमें, एससी एसटी कितनी कास्ट कितनी है। इसी चीज को लेकर मोदी से जो मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से जो मीटिंग हुई लोगों की, तो उन्होंने बाहर आके मीडिया को बताया कि मीटिंग जो थी वो मीटिंग पॉजिटिव मीटिंग थी, बट प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कमिट नहीं किया अबाउट द कास्ट सेंसस को लेकर, बट इट्स अ पॉजिटिव मीटिंग। बट कास्ट सेंसस को लेकर कोई कोई कमिटमेंट नहीं दिया। ये बात बेसिकली बोली गई बाय द लीडर्स ऑफ द पार्टीज ऑफ द बिहार। ओके। और नीतीश कुमार जो कि चीफ मिनिस्टर है बिहार के, उन्होंने सिंपल सी बात बोली। उन्होंने बोला कि अभी एक डर फिर से लगने लगा, जो मंडल डेज में, जब मंडल कमीशन आया था, तो मंडल कमीशन में जब क्योस क्रिएट हुआ था, जो दंगे हुए थे बाय द अपर कास्ट एंड बाय द लोअर कास्ट बोथ, जो प्रोटेस्ट हुए थे, वो क्योस फिर से आ सकता है इस सिचुएशन में। मूविंग फर्दर, सो कल हमने एक न्यूज पढ़ा था कि इन्फोसिस के सीईओ को फाइनेंस मिनिस्टर ने बुलाया है, समन किया है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था कि हम ई फाइलिंग पोर्टल बनाएंगे जिसमें टैक्स पेयर्स ऑनलाइन पे कर सकते हैं, अपना टैक्स, इनकम टैक्स पे कर सकते हैं। बट अराउंड 2.5 मंथ, मतलब 2.5 मंथ से वो पोर्टल सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा था, बहुत सारे ग्लिचेस आ रहे थे। उसके बाद जब ग्लिचेस की बात हुई और फाइनेंस मिनिस्ट्री का की जो समन पहुंचा उनके पास, इन्फोसिस के सीईओ के पास, तो ग्लिचेस वो सही हो गए फॉर द इमरजेंसी यूज के लिए। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने डायरेक्ट किया है इन्फोसिस के सीईओ को कि हम आपको टाइम देते हैं, टाइम टिल 15 सितंबर। अब 15 सितंबर तक जो आईटी पोर्टल है उसको आप फिक्स कर दो, उसको आप फिक्स करना ही पड़ेगा आपको। ओके। मूविंग फर्दर, सो रशिया रशिया और इंडिया की डील हुई है, और रशिया अभी देखा जाए तो बाय द ईयर ऑफ 2023 एक तरीके से फ्राइगेट सप्लाई करेगा। फ्राइगेट्स होते क्या है, तो फ्राइगेट्स अ टाइप ऑफ शिप, इज अ वॉरशिप, है ना। अब डिस्ट्रॉयर और फ्राइगेट दो तरीके के वॉरशिप होते हैं, और डिस्ट्रॉयर थोड़ा लार्जर साइज में होता है, उसमें बहुत सारे आर्सनल रखे होते हैं। बट फ्राइगेट जो होते हैं, इट्स अ वेरी स्मॉलर साइज, लेकिन वो भी वॉरशिप वाला काम करते हैं, आर्सनल रखे होते हैं, बट इन कंपैरिजन टू द डिस्ट्रॉयर कम आर्सनल्स होते हैं। और हाँ, फ्राइगेट्स की स्पीड ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू द डिस्ट्रॉयर। तो फ्राइगेट्स अ टाइप ऑफ डिस्ट्रॉयर, फ्राइगेट्स अ टाइप ऑफ वॉरशिप। ठीक है। तो अभी जो रशियन फ्राइगेट जो है वो बाय द ईयर 2023 इंडिया में डिलीवर हो जाएंगी, दो शिप्स। और दो शिप्स इंडिया में ही बनेंगी, है ना, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड दो और चीजें बनाने वाली है। ठीक है, दो और बनाने वाली है, और गोवा शिपयार्ड जो है 2026 तक डिलीवर कर देगी। ओके। तो 2023 तक रशिया डिलीवर करने वाली है, उसके बाद 2026 तक गोवा शिपयार्ड लिमिटेड दो और डिलीवर कर देगी फ्राइगेट्स इंडिया में, और इंडियन नेवी में ये इंडक्ट हो जाएंगे। मूविंग फर्दर, अच्छा फ्राइगेट्स याद रखना, तो फ्राइगेट इज अ वॉरशिप, द टाइप ऑफ वॉरशिप, स्मॉल वॉरशिप एज कंपेरिजन टू द डिस्ट्रॉयर, कम आर्सनल होता है, बट विद अ हैवी स्पीड, विद अ ग्रेट स्पीड। सो व्हाट हैपेंड, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बात बोली है प्रोटेस्ट को लेकर। अच्छा, लास्ट टाइम यही बात बेसिकली उन्होंने बोली थी जब शाहीन बाग में जब प्रोटेस्ट कर रहे थे सीए के अगेंस्ट लोग बाग, तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल सी बात बोली थी कि अ पर्सन कैन नॉट ब्रीच any person's fundamental right
टू सेफगार्ड हिज और हर फंडामेंटल राइट। अपने फंडामेंटल राइट को बचाने के चक्कर में वो दूसरे पर्सन के या दूसरे पब्लिक की फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल राइट ब्रीच नहीं कर सकता। सो वही चीज सुप्रीम कोर्ट ने वही चीज रिपीट करी, उन्होंने यही बोला कि प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट, प्रोटेस्टर्स का बिल्कुल वो राइट है, बट ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट उनके राइट टू प्रोटेस्ट से ट्रैफिक और पब्लिक मूवमेंट में हिंडर नहीं आना चाहिए, है ना। ये चीज बोली है सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी हिंडर नहीं आना चाहिए ड्यू टू दी प्रोटेस्टर्स। और वही बात उन्होंने अभी फार्मर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना उनको लेकर बोला है, क्योंकि फार्म प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं वो हाईवेज पे कर रहे हैं, जिसके चलते पब्लिक पब्लिक मूवमेंट और ट्रैफिक बहुत ज्यादा हिंडर हो रहा है। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इट्स अ ड्यूटी ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट, टू सी के लोगों के और किसी लोगों के फंडामेंटल राइट्स ब्रीच नहीं होने चाहिए, पब्लिक मूवमेंट और ट्रैफिक नहीं लगना चाहिए बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्टर्स। मूविंग फर्दर, सो दिस इज समथिंग अबाउट सिटी, तो हमें सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोग डायरेक्टली रीजनल पेज पे पहुंचेंगे, टू द नॉर्थ ईस्ट पेज। तो फ्रॉम द ईस्ट, फ्रॉम द बेसिकली अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ क्या, ये बात जो है ना, ये बात बेसिकली बहुत पुरानी है, 1960s की बात है। तो 1960s में बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, और उधर तब भी एट्रोसिटीज हुआ करती थी कुछ कम्युनिटीज के ऊपर, है ना। सो चित्तौंग एरिया जो है बांग्लादेश में, चित्तौंग हिल एरिया, वहां से बहुत सारी कम्युनिटी के लोगों को लाया गया था, है ना, बहुत सारे कम्युनिटी के लोगों को लाया गया था, एंड द नेम ऑफ द कम्युनिटी इज चकमास एंड हजोंग्स कम्युनिटी। चकमास और हजोंग कम्युनिटीज के लोगों को चित्तौंग, जो कि अभी बांग्लादेश में है, उस समय पाकिस्तान में हुआ करता था, लेके आए थे और अरुणाचल प्रदेश में उनको सेटल कर दिया था। अराउंड 960,000 पीपल चकमास कम्युनिटी के लोग और हजोंग कम्युनिटीज के लोग अरुणाचल प्रदेश में आए थे। हुआ क्या, अभी जब प्रेमा कांडू, जो कि चीफ मिनिस्टर है अरुणाचल प्रदेश के, तो उन्होंने इंडिपेंडेंस डे पर स्पीच दी और उन्होंने बताया कि चकमास जो है वो बेसिकली सेटल हो रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में कहीं पर भी विदाउट एनी अथॉरिटी, विदाउट एनी पावर, और ये गलत है और हम उनको अरुणाचल प्रदेश से हटाएंगे। तो इसी चीज को लेकर अभी भी बहुत एक अभी भी गवर्नमेंट जो है प्लानिंग कर रही है, प्लान बना रही है कि कैसे 60,000 चकमास कम्युनिटी के लोगों को डिपोर्ट किया जाए अरुणाचल प्रदेश से। ओके, चकमास कम्युनिटीज के जो लोग हैं वो बेसिकली डिफरेंट रीजन में भी रहते हैं, असम में भी हैं और स्टेट्स में मिजोरम में भी है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है 94% ऑफ द चकमास कम्युनिटी के लोग वो अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। है ना, तो वही कहना है कि उनको डिपोर्ट किया जाएगा। तो चकमास कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग थोड़ा डरे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग कोई अनवांटेड पीपल नहीं है, हमको 1960 में आए थे और हम लोगों को जो सिटीजनशिप थी वो सिटीजनशिप बाय बर्थ मिली थी, हम लोग को इंडियंस बाय बर्थ बोला जाता है, ठीक है, और इसी के चलते हम लोग इंडियंस हैं, बाय बर्थ हमको सिटीजनशिप मिल रखी है, इसके चलते हमको डिपोर्ट करने का जो प्लान है, जो प्राइम मिनिस्टर प्रेमा कांडू और स्पोर्ट्स जो लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू, वो नहीं बनाए तो अच्छा है। मूविंग फर्दर, सो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में 3 कैपिटल्स को लेकर, अच्छा आंध्र प्रदेश में 3 कैपिटल वाला इशू बहुत रेज हो रहा है ना, क्योंकि आंध्र प्रदेश शायद इंडिया का पहला स्टेट बनेगा जिसमें 3 कैपिटल्स होंगे, स्टेट की 3 कैपिटल्स होंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव, सॉरी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों अलग अलग कैपिटल होंगी। अब उसी के ऊपर हियरिंग चल रही है, और इसी चीज को लेकर आंध्र प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उसने डिसीजन लिया है कि हम लोग जो 3 कैपिटल का जो केसेस हैं उनकी हियरिंग अब हम डायरेक्टली नवंबर में करेंगे, अभी नहीं करने वाले, अभी और सारे केसेस हमें देखने हैं। सो जो भी एक्ट जो बना था, आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स एक्ट 2020, उसके ऊपर जितनी भी केसेस हैं वो हम लोग मिड ऑफ नवंबर में सुनने वाले हैं, अभी के लिए हम उन केसेस को पॉज दे रहे हैं। मूविंग फर्दर, सो वी डायरेक्टली मूव टू द एडिटोरियल पेज। तो एडिटोरियल पेज की हम बात करें तो आज हमारे 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट वन इज अबाउट द स्टेइंग इन्वेस्टेड, इसको अपन डिस्कस करेंगे, तो इट्स अबाउट द अफगानिस्तान इशू, इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। द सेकंड एडिटोरियल इट्स अबाउट द इंडियन इकोनॉमी इज स्ट्रगलिंग टू रिकवर, इसको अपन डिस्कस करेंगे। अच्छा, इट्स रिटन बाय द भास्कर दत्ता, जो कि वन ऑफ द अच्छे इकोनॉमिस्ट है ना, इज आल्सो द प्रोफेसर इन द अशोका यूनिवर्सिटी, सो इट्स अ गुड प्रोफेसर, एंड इकोनॉमिक्स को इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं कि आम आदमी को समझ में आए, उन्होंने उन्होंने वही आज एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। एंड द थर्ड एडिटोरियल इट्स अबाउट द इंडियन पॉलिसी, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला स्कीम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो
So first we discuss the this वाला tutorial staying invested. So it's an easy one. तो इसको अपन overview लेंगे. है क्या, बोलता क्या है. देखो हुआ क्या, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिसीजन लिया था कि अफगानिस्तान के इशू को लेकर हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वो एक्सप्लेन कर दें सारी पार्लियामेंट्री पार्टीज को कि हम हमारा अफगानिस्तान पे क्या स्टैंड होने वाला है और गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है अबाउट दी तालिबान टेक ओवर इन दी अफगानिस्तान. है ना. ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिसीजन लिया कि भैया सबको बताना चाहिए, जितनी पार्लियामेंट्री पार्टीज हैं उन सबको बता दो. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को उन्होंने दे दिया है परमिशन कि आप बता दीजिए कि गवर्नमेंट के एक्शन लेने वाली है अफगानिस्तान के ऊपर. जितने भी आपके क्वेश्चन है उन क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा. अब हम तालिबान की बात करें तो तालिबान जो है वो काबुल में एंटर किया था 15 अगस्त को. ठीक है. उसके बाद हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है और डिफेंस मिनिस्ट्री है वो थोड़ा सा ज्यादा उनको चैलेंजेस फेस करने पड़े. चैलेंजेस फेस वैसे करने पड़े क्योंकि इंडियन नेशनल्स को इवैक्यूएट करना था फ्रॉम दी कंट्री ऑफ अफगानिस्तान, क्योंकि बहुत सारे इंडियन नेशनल्स अफगानिस्तान में रहते हैं. जैसे अफगानिस्तानी सिख्स हो गए, अफगानिस्तानी हिंदूज हो गए, बहुत सारे लोग रहते थे अफगानिस्तान में, इन दी कंट्री ऑफ अफगानिस्तान, रीजन फॉर ट्रेड या और अदर पर्पज से. है ना, बहुत सारे लोग रहते थे. तो उनको उनको एवैक्यूएट करने की बात थी. और दूसरी जो इवैक्यूएशन की बात थी वो थी एम्बेसीज को लेकर, कि एम्बेसीज में ऑफिशियल्स हैं, एम्बेसीज में जो लोग हैं, इंडियन एम्बेसीज में जो लोग हैं, इंडियन नेशनल्स हैं, उनको इवैक्यूएट करने की बात की जाए. और उसी चीज को हमारे ऑथर ने इस आर्टिकल में क्रिटिसाइज किया. उन्होंने बोला कि इंडियन गवर्नमेंट को ये नहीं करना चाहिए था, इंडियन गवर्नमेंट को एम्बेसीज ऑफिशियल्स को इवैक्यूएट नहीं करना चाहिए था. क्योंकि हम अदर कंट्रीज की बात करें, जैसे हम बात करें यूएस की बात करें, अदर यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, रशिया की बात करें, चाइना की बात करें, ईरान की बात करें, उन्होंने तो अपनी एम्बेसीज को वेकेंट नहीं किया. है ना. बल्कि रशिया, चाइना और ईरान, इन्होंने तो अपने वैकेंसीज इन्होंने तो अपनी एम्बेसीज को वेकेंट ही नहीं किया. जहां एम्बेसीज थी वही एम्बेसीज है, जहां एम्बेसीज ऑफिशियल है वही एम्बेसीज का ऑफिशियल है. और वही हम बात यूएस और यूरोपियन कंट्रीज की करें तो उन्होंने एम्बेसीज को वेकेट तो किया है, बट उनकी एम्बेसीज टेम्परेरी बेसिस पर काबुल एयरपोर्ट पर सिचुएटेड है. लेकिन इंडियन एम्बेसीज की हम बात करें तो इंडियन एम्बेसी जो है पूरे तरीके से वैक्यूट हो चुकी है फ्रॉम दी कंट्री ऑफ अफगानिस्तान. तो ये चीज गलत है. और ऐसा नहीं है कि इंडिया पहली बार कर रहा है. इंडिया ने 1990s में भी अपने एम्बेसीज को वैक्यूएट किया था, जब तालिबान का रिजीम आया था इंडिया 1996, तब भी वैक्यूएट किया था. लेकिन उस सिचुएशन और इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि इंडिया ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है अफगानिस्तान में. बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कर रखा है. पार्लियामेंट को बनाने में उन्होंने बहुत हेल्प करी है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में उन्होंने बहुत हेल्प करी है, अफगानिस्तान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सेटअप करने में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है इंडिया ने. तो इंडिया का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में. और इंडिया पूरे तरीके से कट आउट हो जाएगी अगर उन्होंने एम्बेसीज को पूरे तरीके से इवैक्यूएट कर लिया. और वही चीज ऑथर ने लिखी कि जब यूएस, यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग यूके, रशिया, चाइना, ईरान, इन लोगों ने एम्बेसीज को खाली नहीं किया, वेकेंट नहीं किया, तो फिर इंडिया क्यों कर रही है. बल्कि इंडिया का तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भी है उसमें. और 1996 की बात अलग थी जब उन्होंने वेकेंट किया था. उस समय इंडिया इतना ज्यादा अच्छे रिलेशन नहीं थे इंडिया के अफगानिस्तान के साथ. लेकिन अब अच्छे रिलेशन है और ज्यादा अच्छे रिलेशन है अफगानिस्तान के साथ. स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अफगानिस्तान इंडिया के लिए. सो इंडिया को ये नहीं करना चाहिए, उसी चीज को समझाया गया ऑथर ने. और वही बताया गया कि अगर पूरे तरीके से कट आउट हो गए अफगानिस्तान से तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कि जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तायबा, इन सब के मिलिटेंट्स को ट्रेन किया जा सकता है बाय दी तालिबान. है ना. और तालिबान को एक तरीके से पपेट बना के इंडिया के ऊपर टारगेट कराया जा सकता है. तो इस चीज को रोकने के लिए इंडिया कुछ ना कुछ होना चाहिए था, एम्बेसीज होनी चाहिए थी. वो चीज पूरे तरीके से कट आउट नहीं होना चाहिए अफगानिस्तान के साथ. वही चीज ऑथर ने एक्सप्लेन किया है. मूविंग फर्दर, so on this news, on the Indian economy is struggling to recover. So देखो, अगर हम आईएमएफ की बात करें, इंडियन मॉनेटरी फंड, तो इंडियन मॉनेटरी फंड जो है ना हर महीने रिपोर्ट निकालती है, हर महीने रिपोर्ट निकालती है. और रिपोर्ट निकालती है कि क्या सिचुएशन रहेगी अलग अलग कंट्रीज में, और डिफरेंट कंट्रीज से ग्रुप भी बनाती है. अब डिफरेंट कंट्रीज ग्रुप कैसे बन सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमीज. जैसे कि एडवांस इकोनॉमी हो गई, एडवांस इकोनॉमी यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, तो एडवांस इकोनॉमी मतलब डेवलप्ड इकोनॉमीज, और इमर्जिंग इकोनॉमीज. इन दोनों इमर्जिंग में डेवलपिंग कंट्रीज, इन इकोनॉमीज में कंपैरिजन निकालती है. और उन्हीं रिपोर्ट आई अभी
जुलाई की रिपोर्ट आई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, जुलाई वर्जन की रिपोर्ट आई। उसमें उन्होंने बताया कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है ना, इन द ईयर ऑफ 2021 जो ग्रोथ दिखाएगी वो 6% का ग्रोथ दिखाएगी। लेकिन ये ओवरऑल है, इसमें एवरेज भी जिसमें तुम्हारी एडवांस कंट्रीज भी इन्वॉल्व है, मतलब डेवलप्ड इकोनॉमीज भी इन्वॉल्व है, इमर्जिंग इकोनॉमीज भी इन्वॉल्व है, उसके साथ साथ लेस डेवलप्ड कंट्रीज भी इन्वॉल्व है। और उसी चीज को ऑथर ने एक्सप्लेन किया कि ये चीज देखी जाए ना तो बहुत ज्यादा दिखती तो अच्छा है कि 6% से ग्रो कर रही है, बस 6% से ग्रो जो है ना ये एडवांस इकोनॉमी में होगा, इमर्जिंग इकोनॉमीज में नहीं होने वाला या लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज में नहीं होने वाला। ये जो फॉरकास्ट दिखाया गया ये बेसिकली मिसलीडिंग है, एवरेज जो है वो मिसलीडिंग है, क्योंकि ये एडवांस्ड कंट्रीज का अपवर्ड रिवाइज वर्जन दिखा रहा है, इमर्जिंग कंट्रीज का नहीं दिखा रहा। अब उन्होंने रीजन दिया, उन्होंने बताया, उन्होंने रीजन दिया, उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि भैया क्यों, उन्होंने ये भी रीजन दिया कि क्यों इमर्जिंग इकोनॉमीज जो है वो इतनी रैपिड तरीके से 6% का ग्रो नहीं कर पाएगी एज कंपेरिजन टू द एडवांस इकोनॉमीज। पहला उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि देखो ये इकोनॉमी में डाउनफॉल क्यों आया, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ द कोविड-19। और इस कोविड पैंडेमिक में दो फैक्टर्स आए, पहला फैक्टर था वैक्सीन का। तो एडवांस इकोनॉमीज जो है लाइक यूएसए हो गया, यूके हो गया, तो पहला फैक्टर उन्होंने बताया कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द पेस ऑफ वैक्सीन रोल आउट इन द एडवांस एंड द इमर्जिंग एंड द लो इनकम कंट्रीज। बहुत डिफरेंस है वैक्सीन रोल आउट में, बहुत ज्यादा डिफरेंस है एडवांस कंट्रीज में, इमर्जिंग कंट्रीज में और लो इनकम कंट्रीज में। वहीं हम एक एग्जाम्पल दें यूएस का, तो यूएस ने अभी तक अपनी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को पूरे तरीके से वैक्सीनेट कर दिया है और 60% ऑफ द पॉपुलेशन को एक डोज तो मिल चुकी है। वहीं हम यूके की बात करें तो यूके की जो ग्रोथ थी, रोल आउट की जो ग्रोथ थी वो थोड़ी स्लो थी, बट अगर हम अभी की बात करें तो अराउंड उन्होंने 40% ऑफ द पॉपुलेशन को पूरे तरीके से वैक्सीनेट कर दिया है। तो ओवरऑल अगर हम पूरा एडवांस इकोनॉमीज की बात करें तो एडवांस इकोनॉमीज कंट्रीज के 40% ऑफ द पॉपुलेशन पूरे तरीके से वैक्सीनेट हो चुकी है अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ। और वही बात हम इमर्जिंग मार्केट की करें, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज की करें, तो सिर्फ 11% ऑफ द पॉपुलेशन इन द इमर्जिंग मार्केट, इमर्जिंग कंट्रीज वैक्सीनेटेड हुई है। तो ये डिफरेंस बेसिकली एडवांस कंट्रीज और इमर्जिंग कंट्रीज के बीच में आ रहा है, लेस इनकम कंट्रीज के बीच में या लेस डेवलप कंट्रीज के बीच में तो अपन जाते ही नहीं है। तो पहला उन्होंने ये बताया इसकी वजह से मार्केट खुलेगा नहीं, क्योंकि पूरे तरीके से लोग वैक्सीनेटेड नहीं है इमर्जिंग इकोनॉमी, मार्केट नहीं खुलेगा तो मार्केट बढ़ेगा कैसे। दूसरा उन्होंने रीजन बताया दूसरा उन्होंने रीजन बताया द सेकंड, द एडवांस इकोनॉमीज आर able to use their vastly superior fiscal situation to implement significant bigger stimulus packages। एडवांस इकोनॉमी जो है ना उनके पास पैसा तो पहले से था, तो उन्होंने पैसे का फिजिकल सिचुएशन का अपनी अपनी मॉनेटरी गेन का बहुत अच्छी तरीके से यूज किया। उन्होंने बहुत सारी चीजें करी, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को, उसकी इनकम को कैसे सपोर्ट किया जाए, ये सारी के सारे पैकेजेस उन्हें प्रोवाइड करे। बल्कि इमर्जिंग इकोनॉमीज में पैसा नहीं था, है ना, ये तो लेबर की तरह था कि रोज खाते थे, रोज कमाते थे, रोज खाते थे। लेकिन एडवांस कंट्रीज समथिंग लाइक रिच पीपल या मिडिल क्लास पीपल के, मतलब आप पैसा कमाते हो तो कुछ पैसा आप इमरजेंसी यूज के लिए बचा के रखते हो। तो एडवांस कंट्रीज ने वही किया, बट इमर्जिंग कंट्रीज में सेविंग्स थी नहीं। जब सेविंग्स नहीं थी तो फिर पैकेजेस नहीं आ पाए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सपोर्ट ही नहीं मिल पाया, उनको डायरेक्ट इनकम सपोर्ट नहीं मिल पाया, लेबर्स को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट नहीं मिल पाया। तो बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस बिजनेस भी बहुत ज्यादा खराब हुआ है और बैंक्स की परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा खराब हुई है इन दी इमर्जिंग इकोनॉमीज एज कंपैरिजन टू दी एडवांस इकोनॉमीज, एडवांस कंट्रीज। इसी चीज को लेकर इमर्जिंग कंट्रीज जो है इस साल इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगी एज कंपैरिजन टू दी एडवांस कंट्रीज। और जो आईएमएफ की रिपोर्ट आई, आईएमएफ की रिपोर्ट में बताया गया कि इतने परसेंट से ग्रोथ करने वाला है, एवरेज जो है वो एवरेज मिसलीडिंग है। वो एवरेज एडवांस कंट्रीज के लिए अच्छा है बट इमर्जिंग कंट्रीज के लिए अच्छा नहीं है। अब ऑथर जो है वो अब इंडियन इकोनॉमी पे आ गया, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को डिस्कस किया। उन्हें बताया कि देखो इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी वन ऑफ दी इमर्जिंग फास्टेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज इन दी वर्ल्ड। लेकिन अगर हम पैंडेमिक की बात करें तो पैंडेमिक में सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस अगर कोई कंट्री रही है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में कोई वर्स्ट कंट्री रही है तो वो इंडिया रही है अमंग दी ऑल मेजर वर्ल्ड इकोनॉमीज। 10% का डाउनफॉल इंडियन इकोनॉमी में आया इन दी करंट सिचुएशन।
अब उसके पीछे रीजन भी बताया गया, उसके पीछे रीजन बताया गया। देखो, ऑब्वियसली बात है, कोविड था, पैंडेमिक था, मेजर रीजन तो वही है। बट बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक लोअर ग्रोथ हुई, लोअर ग्रोथ के बाद आरबीआई भी बहुत ज्यादा म्यूटेड रही, जिसके चलते रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 6% को भी क्रॉस कर गया। अब महंगाई बढ़ गई, ऑलरेडी सप्लाई भी नहीं थी और डिमांड भी नहीं थी और इन्फ्लेशन बढ़ गई। तो ये एक तरीके से, ये तो एक तो बहुत बुरी चीज हो गई कि मतलब सप्लाई नहीं थी, डिमांड इंक्रीज हो रही थी और डिमांड इन्फ्लेशन के साथ इंक्रीज हो गई, मतलब महंगाई बढ़ गई। तो जो पुअर सेक्शन के लोग थे, जो कि इंडिया में मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, उनको बहुत ज्यादा ये सिचुएशन, खराब सिचुएशन फेस करनी पड़ी। तो इंडिया में रिकवरी के लिए हमें बहुत ज्यादा स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ रिटेल इन्फ्लेशन के साथ साथ क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी इंक्रीज हो गए। तो कंज्यूमर का स्पेंडिंग जो है वो बढ़ गया। लेकिन स्पेंडिंग के साथ साथ अगर कंज्यूमर का स्पेंडिंग बढ़ता है तो ऑब्वियसली बात है, इकोनॉमी ग्रोथ करती है। लेकिन इंडिया में अगर हम बात करें तो कंज्यूमर की स्पेंडिंग तो बढ़ी है, बट ग्रोथ का कोई भी साइन नहीं दिखा रहा। वो चीज ऑथर ने बताया, ठीक है, वो चीज ऑथर ने बताया। देन आगे ऑथर यही बता रहे हैं कि हाँ, अगर हमें इंडिया इमर्जिंग इकोनॉमी की ग्रोथ को अगर हमें देखना है तो हमें इन दो चीजों को, सिचुएशन को सही करना पड़ेगा। पहला तो वैक्सीन रोल आउट हमें सही तरीके से सही करनी पड़ेगी, और दूसरा हमें कुछ पैकेजेस देने पड़ेंगे टू सपोर्ट आर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। ओके, वही चीज लास्ट में ऑथर ने लिखी है, सोर्स ऑफ डिस्क्वाइट। वही चीज बताई गई कि फाइजर वैक्सीन और इन सब की रिलीज डेटा, ये सब कि वैक्सीनेशन देनी चाहिए और वैक्सीनेशन देने से ही हम इन चीजों को रिकवर कर पाएंगे, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। मूविंग फर्दर, सो द नेक्स्ट एडिटोरियल इट्स अबाउट दी फाइंडिंग अ हेल्थी वे टू कुक। अच्छा, ये जो एडिटोरियल है ना, ये एडिटोरियल बेसिकली बताता है क्या? ये एडिटोरियल बता रहा है एलपीजी स्कीम के बारे में। एलपीजी स्कीम, अच्छा, सबसे पहले ऑथर ने हिस्ट्री के बारे में बताया कि जब हम इंडिया की बात करते हैं और इंडियन विमेन की बात करते हैं और स्पेशली अबाउट द पुअर हाउस होल्ड की बात करते हैं, तो इंडियन विमेन जो है वो फायरवुड या फिर डंग केक्स मतलब काउ डंग केक्स का यूज करके, काउडंग केक का यूज करके कुकिंग में हेल्प करती है, मतलब कुकिंग में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करती है। और उससे ज्यादा टाइम स्पेंड करती है फायरवुड्स और डंग केक्स को बनाने में, जो कि गलत है। मतलब इतना ज्यादा टाइम वेस्ट किया जा रहा है, मतलब विमेन के वर्क की वैल्यू घट रही है, विमेन के लेबर की वर्क की वैल्यू कितना ज्यादा घट रही है कि एक तो खाना बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है फायरवुड और डंग केक्स को यूज करके, उसके बाद उनको फायरवुड्स को कलेक्ट करने में और डंग केक्स को बनाने में भी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो वो चीज ऑथर ने बताई। उसके साथ बताया कि विमेन की सेफ्टी और गर्ल्स की सेफ्टी भी, उनकी हेल्थ भी बहुत ज्यादा खराब होती है, अफेक्ट होती है, अगर हम फायरवुड्स या डंग का यूज वो करती है टू मेक द फूड। अब इसी चीज को लेकर गवर्नमेंट ने 1980s में एक फुल एफिशिएंट चूल्हा जो है वो लेके आए थे, मतलब स्मोकलेस चूल्हा हम बात कर सकते हैं। और 1984 में प्रोग्राम भी लॉन्च हुआ था, नेशनल प्रोग्राम ऑन इम्प्रूव्ड चूल्हा, ठीक है, इंदिरा गांधी के समय 1984 में ये शुरू हुआ था। ये स्कीम आई थी। स्कीम इस यही थी कि भैया कि विमेन जो है, जो फायरवुड और काउ डंग केक्स को बनाने में जो टाइम वेस्ट करती हैं और उनकी हेल्थ में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है बिकॉज ऑफ दी चूल्हास, तो वो नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए चलते ये प्रोग्राम आया था कि हम लोग फ्यूल एफिशिएंट और स्मोकलेस चूल्हा लेके आएंगे और विमेन उस पर बनाएंगे, और विमेन को अट्रैक्ट करने के लिए सब्सिडीज भी दी जा रही थी। बट जैसे ही सब्सिडीज उनके उनके बैंक अकाउंट में आती थी, तो वो लोग उसी चीज पे आने लगे, मतलब जो उनका ट्रेडिशनल वे था टू मेक दी फूड, फायरवुड और काउडंग्स केक्स, उसी चीज पे आने लगी। तो गवर्नमेंट भी थोड़ा सा लेस मोटिवेटेड हो गई कि भैया पब्लिक ही साथ नहीं दे रही, और पब्लिक भी लेस मोटिवेटेड थी। तो जिसके चलते ये जो स्कीम है, ये स्कीम इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट, जब यूपीए गवर्नमेंट थी, तो यूपीए गवर्नमेंट ने 2013 में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को इंट्रोड्यूस किया और स्कीम भी लॉन्च करी, पहल स्कीम। और उस स्कीम के अंडर 291 डिस्ट्रिक्ट्स को इस स्कीम के अंदर कवर किया गया कि क्लीन एनर्जी को रखते हुए हम लोग 291 डिस्ट्रिक्ट्स में अंडर दी पहल स्कीम एलपीजी गैस जो है सप्लाई करेंगे टू दी पुअर हाउस होल्ड, जहां पर उनके पास एलपीजी गैस नहीं होती, मतलब जिनकी इनकम राइजिंग है, लोअर क्लास है, उन लोगों को हम ये देने वाले हैं और ये लोग स्कीम के अंदर आएंगे और उनको एलपीजी मिलेगी कि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और लेबर मार्केट जो है वो अपनी सही तरीके से कर सके और एनवायरमेंट पे भी इंपैक्ट ना पड़े।
और मोदी जी ने इसी स्कीम को नाम चेंज करके, एलपीजी स्कीम का नाम चेंज करके 2016 में क्या नाम रख दिया? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल एक्सेस दिया जाएगा एलपीजी का बाय द ईयर ऑफ 2025, मतलब बाय द ईयर ऑफ 2025 सबके पास एलपीजी होगी। और स्टार्टिंग में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया। वही हम सब्सिडी की बात करें, सब्सिडी जो 2016-2017 में टोटल सब्सिडी जो थी उसका अमाउंट 12,000 करोड़ था। उसको बाय द नेक्स्ट ईयर 17-18 में उसको डबल कर दिया, मतलब डबल डबल थोड़ा कम, मतलब 21,000 करोड़ रुपीस की सब्सिडीज कर दी अंडर दिस स्कीम। और वहीं हम बात करें तो 2014 से 2015 के बीच में टोटल कनेक्शन जो थे, एलपीजी कनेक्शन थे, वो सिर्फ 56% थे। और बाय द ईयर ऑफ सितंबर 2019 एलपीजी कनेक्शन जो हो गए वो 94%, मतलब टोटल हाउस होल्ड अगर इंडिया में 100 है तो 94 हाउस होल्ड में एलपीजी कनेक्शन आ गया। और वहीं 14-15 में सिर्फ 56% ऑफ द हाउस होल्ड के पास था। तो वही चीज ऑथर ने बताई वही चीज बताई। उन्होंने बहुत सारी चीजों को एवेल्युएट किया, बहुत सारी स्टडीज को उन्होंने एवेल्युएट किया। उन्होंने यही बताया, उन्होंने बताया कि देखो अब मेन रीजन क्या है, क्यों बेसिकली विमेन जो है वो गैस का यूज नहीं करती। पहला मेन वो है कि बिकॉज ऑफ द पेट्रियार्कल सोसाइटी, मैन जो है वो मैन फीमेल के लेबर को ज्यादा कॉस्टली नहीं समझते, उनकी वैल्यू को बहुत ज्यादा लो रखते हैं, है ना। लो वैल्यू इज अटैच्ड टू द विमेन टाइम इन प्रोडक्शन, मतलब हम विमेन को वैसे ही कमजोर समझते हैं और उनकी जो लेबर है उस लेबर को भी हम और थोड़ा सा हैवी लेबर बना देते हैं, और हम समझते हैं कि उनका प्रोडक्शन भी लो होगा इसी चीज को लेकर। और दूसरा दूसरा रीजन ये है कि एलपीजी सिलेंडर लाना ये मैन का काम होता है, विमेन का काम नहीं होता इंडिया में, है ना। इंडिया में पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो जो भी हैवी काम्स होते हैं, हैवी वर्कलोड वाले काम होते हैं, मैन करते हैं। तो मैन का काम होता है एलपीजी, अकॉर्डिंग टू दी ऑथर मैन का काम होता है एलपीजी लाना। बट मैन नहीं लाते क्योंकि एलपीजी के प्राइसेस जो है इंक्रीज होते जा रहे हैं। और लाते भी हैं तो सिर्फ उनका यूज टी मेकिंग और ब्रेकफास्ट मेकिंग में यूज होता है। फूड मेकिंग में ट्रेडिशनल वे वही चीज आपका चूल्हा चूल्हा यूज किया जाता है। चूल्हे में काउडंग केक्स और फायरवुड्स का यूज किया जाता है। अब उसी चीज को लेकर ऑथर ने आगे लिखा कि हम कैसे इस स्कीम को अच्छा कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो डिस्पाइट दिस फाइंडिंग जो है, उज्ज्वला 2.0 भी आया था, लेकिन 2.0 आ भी गया, लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम थी, उज्ज्वला स्कीम में जो प्रॉब्लम थी, उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। इसीलिए हम उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हमें एक नए स्टेप की जरूरत है। और उस नए स्टेप से हम कैसे बताया जाए, बेसिकली नया स्टेप जो है विमेन को खुद देना पड़ेगा, कि विमेन खुद बोले कि हमें इस पे वर्क नहीं करना है। और स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को बिल्कुल वर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि अ, चूल्हे पे काम करने से दो गैसेस बहुत ज्यादा इमर्ज होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और दोनों ही हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। मूविंग फर्दर, सो अगेन ऑन द नेशनल न्यूज, सो नेशनल न्यूज में एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने भीमे कोरेगांव केस में, अच्छा भीमे कोरेगांव केस 2018 से चल रहा है, तो एक भी एक्यूज के ऊपर कोई चार्जेस नहीं, बहुत सारे एक्यूज के ऊपर चार्जेस ही नहीं लगाए थे और वो फालतू में जेल में बंद थे। इसके ऊपर बहुत ज्यादा केस चला था कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, आप बिना किसी चार्ज के कैसे किसी को अरेस्ट कर सकते हो। और उसी चीज को लेकर एनआईए ने क्या किया, ड्राफ्ट चार्जेस लगा दिए भीमे कोरेगांव के एक्यूज के ऊपर, है ना। मूविंग फर्दर, सो प्ली अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन इन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, तो दिल्ली हाई कोर्ट में प्ली गई है ना, और पूछा है नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटीज से कि आप जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हो ब्रिजेस का, वॉल्स का, विद इन दी टाइगर ब्रीडिंग जहां हो रही है, वो आप क्यों कर रहे हो, है ना, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उसको बंद करो, क्योंकि एक पिटिशन फाइल हुई है। एस जयशंकर, ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोल दिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, क्या भैया पार्लियामेंट्री पार्टीज को बता दो कि अब हम अफगानिस्तान को लेकर क्या स्टैंड ले रहे हैं। उसी चीज को लेकर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हेड है, मतलब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, वो आज बेसिकली पार्लियामेंट्री पार्टीज को बताएंगे कि कैसे गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेकर। अगेन ऑन द नेशनल न्यूज, सो व्हाट हैपेंड, तो मनसुख मांडविया जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, रिसेंटली बने हैं, उन्होंने बोला है कि जो भी पर्सन
ट्रायल में इन्वॉल्व थे, मतलब ट्रायल में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, वैक्सीनेशन ट्रायल में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट ऐसा कि भैया आप ट्रायल में थे और आपका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था इंडिया के हेल्थ सेक्टर में और वैक्सीन मेकिंग में, इस चीज को लेकर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अराउंड 55 स्टूडेंट्स और एक्सिंग विजिटर्स का वीजा अप्रूव किया है, मतलब ये रिकॉर्ड हाई है। अच्छा, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक लास्ट ईयर तो बहुत सारे बच्चे पढ़ने ही नहीं जा पाए, लेकिन पैंडेमिक के बाद अब बच्चे जो हैं जो बाहर पढ़ना चाहते थे, या बाहर बाहर जो कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो वो लोग पढ़ने गए। अब ऑब्वियसली बात है, आप किसी फॉरेन कंट्री जाते हो तो पासपोर्ट के साथ वीजा भी लगता है, और वीजा जिस कंट्री जा रहे हो वो उसकी अथॉरिटी अप्रूव करती है। सो इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा, एक तो स्पेकुलेशन है कि इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स का वीजा अप्रूव नहीं होगा, रीजन बीइंग स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में, रीजन बीइंग क्योंकि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने इंडिया के वैक्सीन को अप्रूव नहीं किया था। इसी के चलते यूएस ने स्टेप लिया, और यूएस ने बताया कि नहीं, वैक्सीन सही है, और अराउंड 55,000 स्टूडेंट्स एंड एक्सचेंज विजिटर्स का जो वीजा है, यूएस अथॉरिटीज ने अप्रूव कर दिया, और ये लोग इस साल जाएंगे और पढ़ाई करेंगे वहां पर। मूविंग फर्दर, सो ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, सो वर्ल्ड न्यूज में बात करें, सिर्फ हमारे लिए आज एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, एंड दैट इज फ्रॉम दी चाइना। सो चाइना में कल एक भी केस नहीं निकला कोविड-19 का, एक भी केस नहीं निकला। सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज फ्रॉम चाइना, है ना, मतलब अगर हम चाइना से चिढ़ते नहीं तो ये अच्छी न्यूज है कि चाइना से कोई भी केसेस नहीं निकल रहे हैं, और डेल्टा वेरिएंट के तो बिल्कुल केसेस नहीं निकल रहे हैं। सो इकोनॉमिक न्यूज में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।